हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सीट नंबर 4 देख रहे हो, जो कि आपका एडिटोरिया का आज का यह क्लास है। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। आज के इस क्लास में भी टोटल 75 के आसपास जो आपका जीके का क्वेश्चन है ना, जीके जीएस का, उसे देख लेना है। रहा जो आपका 75 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का, फटाफट आप प्रैक्टिस सीट नंबर 15 तक कंप्लीट करिए। जैसा कि आज दिन में ही आपने प्रैक्टिस सीट नंबर 3 देखा था, अभी आप 4 देख रहे हो। कोशिश होगा कल भी 2 से 3 प्रैक्टिस सीट आपको अवेलेबल करवा देने का। 7 डेज़ के अंदर में प्रैक्टिस सीट नंबर टोटल 15 तक जो आपका यहाँ पे ट्यूटोरियल में दिया हुआ है, इसे आपको कंप्लीट कर लेना है। इसको कंप्लीट करते ही प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का तो आपको मैथ्स बता दिया गया है, मैथ्स और रीजनिंग। सेकेंड का भी आपको 80 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया गया है। उसके बाद जो आपका नंबर 70 बच रहा है, 70 और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड का बच रहा है अभी, उसमें से जो मैथ्स है वो आपको करवा दिया जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग का। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो दिन में आज आपने देखा है, उसका जो मैथ्स रीजनिंग है उसके लिए प्रॉपर क्लास कोशिश होगा रात के 9 बजे या 10 बजे 20 से 30 सवाल के एवरेज में ही सही पर डे आपको मैथ्स कम से कम 20 से 30 मिनिमम अच्छे से बताने का, समझाने का। ठीक है, मैथ्स क्लास कंटिन्यू रहेगा, इतना आप यकीन रखिएगा। जो लोग नए हो, आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपके लिए प्लेटफॉर्म का जो आपका वॉल्यूम फर्स्ट है, सेट नंबर 1 to 20 जो है, ये टोटल सेट करवा दिया गया। 20 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। क्राउन पब्लिकेशन में टोटल 15 सीट आपका दिया हुआ था, टोटल का टोटल 15 सीट आपका कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ किरण का भी आपके लिए जो प्रैक्टिस सीट था, उसमें से 1 to 9 सीट करवा दिया गया है। उसका भी नेक्स्ट पार्ट अभी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये तो आपका प्रैक्टिस सीट रहा टोटल। इसके अलावा प्लेटफॉर्म का जो आपका एक वॉल्यूम फर्स्ट ही का ये आया है, साइंस के लिए स्पेशल साइंस है, वो 3150 प्लस करके है। उसमें से पहला चैप्टर जो है आपका वो करवा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड थर्ड भी आपके लिए भी आने वाला है टोटल सीट, यानी कि टोटल प्लेटफॉर्म का जो साइंस स्पेशल में 3150 3150 प्लस क्वेश्चन है, वो आपको करवा दिया जाएगा, टोटल करवा दिया जाएगा। लूसेंट का क्लास अवेलेबल है, उसे भी देख सकते हैं आप। आपके लिए और भी काफ़ी सारा कुछ अवेलेबल है, तो आप एक बार ज़रूर, जैसे कि आपका ये स्पीडी साइंस का टोटल 20 सीट्स अभी हो चुका है और उसे भी फिर कंटिन्यू होना है अभी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आपके लिए सिंपल इतना समझिए, बिहार सचिवालय के अगर सचिवालय का फॉर्म अगर आपने भरा है, तो आपको उसके लिए अभी जो आप क्लास देख रहे हो एबीसी एकेडमी, ये सारा वीडियोज, सारा क्लास, सारा PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नीचे आपको क्लास का टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम का लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करिए। सारा PDF वहाँ पे अवेलेबल है, PDF के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आप लोग जो अभी सब लाइव देख रहे हैं, कोशिश करिए वीडियो को लाइक कर देने का। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जवाब देते चलिएगा, फटाफट जवाब देना है आपको। वैसे आप लोग काफ़ी जो भी जवाब देते हैं काफ़ी सही आप लोग का रहता है। लग रहा है देखे कि इस बार का जो BSSC का एग्ज़ाम है ना, काफ़ी अच्छा खासा आप लोग टफ करने वाले हो, ये तो पता चल ही रहा है देख के आप लोगों के कमेंट से। और हाँ, जिनका भी कमेंट कुछ अगर आप गलत कमेंट करते हैं, गलत मतलब ऑप्शन गलत अगर आप बताते हैं, उसे डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिमूव करने की क्या ज़रूरत है। गलती वही करता है ना जो कोशिश करता है। ये क्या मतलब शो करना होता है, अगर डिलीट कर दे, रिमूव कर दे रहे हैं, बेस्ट नहीं बनिए, एकदम जीरो ही अपने आप को दिखाइए, बट एग्जाम में आपको बेस्ट वहाँ पे करना है। इसीलिए कोशिश करिए कमेंट वगैरह डिलीट नहीं करने का। और जो आपका ऑप्शन वगैरह राइट आंसर काफ़ी हद तक अच्छा आता है, खुशी इस बात की है कि इस बार एग्ज़ाम टफ होने वाला है। ठीक है, देखिए, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए ना नॉर्मली सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे आप SO2 जानते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि आपका NO2 जो है, साथ ही साथ आपका ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे आप N2O के नाम से जानते हैं, इन सब का ये क्या होता है, मतलब यही सारे उसके लिए कहिए कि एक तरह से आप जिम्मेदार होते हैं। नंबर 2, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जैव सुरक्षा समझौते से है। ठीक है, देखिए आप लोग के कमेंट पे, सारे कमेंट पे नज़र रहता है, बट रिप्लाई एकदम नहीं करने का रीज़न यही रहता है, पूरा फोकस रहता है यहाँ पे आपको बताया जाए।
तो ये ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, जैव सुरक्षा समझौते से। आप लोग का कमेंट बहुत सही रहता है, बहुत अच्छा लगता है देख के, आप सभी के लिए वेरी गुड है मेरी तरफ से। नंबर यहाँ पे डी आपका राइट आंसर, जैव सुरक्षा समझौते से। देखिए अगर पूछे तो ये आप जान लीजिएगा 29 माफ़ कीजिएगा 29 मई नहीं जनवरी, 29 जनवरी 2000 ईस्वी को ना इसे मतलब कहिए कि स्वीकार किया गया था। और 11 सितंबर, ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, 11 सितंबर 2003 से इसको लागू कर दिया गया था। नंबर 3, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बताइए जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? क्या होगा राइट आंसर बोलिए? ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, 8.6% यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर पूछेगा सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो मध्य प्रदेश आपको बता देना है। नंबर 4, यहाँ पे कौन सुमेलित है बताना है, बताइए। नंबर 4 में यहाँ पे क्या होगा, कौन सा सुमेलित है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ना, नोंग खाइमेल अभ्यारण्य कहाँ दिया हुआ है? मेघालय। ये आपका सही है, ठीक है, ये तो मेघालय में है ही ना। अब यहाँ पे जैसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा दिया हुआ है, याद करिए क्या ये उड़ीसा में है? बिल्कुल नहीं है, यह आपका हो जाएगा कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ पर है तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखिए पेरियार अभ्यारण्य जो आपका तमिलनाडु है, क्या ये तमिलनाडु में है? नहीं। पेरियार कहाँ पर है तो आपका केरल में हो जाएगा, ठीक है। रणथंभौर के बारे में बताइए, रणथंभौर अगर पूछेगा अभ्यारण्य गुजरात है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये आपका राजस्थान हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पे गलत मैच किए हुए हैं, ठीक है। नंबर देखिए 5, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पे बताना है। तो नंबर 5 का ऑप्शन नंबर देखिए, हीराकुंड परियोजना महानदी पर, यह आपका सही है। काकरापारा ताप्ती नदी पर सही है। पोचमपाद परियोजना जो है आपका ये गोदावरी नदी पर, यह भी सही है। जायकावाड़ी परियोजना आपका दिया हुआ है कहाँ पर है? कृष्णा नदी दिया हुआ है, याद करिए क्या ये आपका सही होगा? देखिए जायकावाड़ी परियोजना कृष्णा नहीं होकर के गोदावरी नदी पर है, ठीक है। कहाँ पर है तो गोदावरी नदी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इससे किस राज्य को फायदा मिलता है तो महाराष्ट्र राज्य, आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा बताइए कौन सी है? रूस और फिनलैंड के बीच आपसे पूछा है, तो नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेनरहीम रेखा जो है ना, रूस और फिनलैंड के बीच में ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में है, ठीक है। मैगीनोट के बारे में याद करिए, मैगीनोट किसके लिए है तो रूस और फिनलैंड के लिए है ये। एक मिनट कितना अच्छे से गलत कंफ्यूजन, देखिए रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सा? आपका ये मेनरहीम हो जाएगा, ठीक है, रूस और फिनलैंड के लिए है। मैगीनॉट रेखा जो है ना, ध्यान रखिएगा, मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के लिए है, ठीक है। मैगीनॉट किसके लिए तो जर्मनी और फ्रांस के लिए है। नेक्स्ट जैसे में आपका जो हिंडनबर्ग रेखा है ये किसके लिए है? जर्मनी और पोलैंड के लिए, ठीक है, जर्मनी और पोलैंड आपको ध्यान रखना है। और 49वीं समानांतर रेखा यूएसए प्लस कनाडा के लिए है, ठीक है। यहाँ पे वैसे आपसे कौन सा पूछा है? रूस और फिनलैंड के लिए बताना है, तो रूस और फिनलैंड के लिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेनरहीम रेखा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय बताइए कहाँ है? नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए स्पेन में है। नंबर 8, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? काफ़ी इजी क्वेश्चन, बताइए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही एकदम है, मनीला में है एशियाई विकास, इसे आप ADSTN डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर है तो मनीला में है। इसकी स्थापना कब किया गया था बताइए? 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश पूछेगा 66 में स्थापना, और सदस्य देश आपको 67 ध्यान रख लेना है। नंबर 9 देखिए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है?
तो आप ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक करना चाहेंगे। 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 8 अक्टूबर को बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए 8 अक्टूबर को क्या मनता है। तो आपका 8 अक्टूबर को ना वायु सेना दिवस, ठीक है, एयरफोर्स डे मनाएंगे आप। 4 आपको बताना है 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। और आपका 16 दिसंबर को बताइए 16 दिसंबर को क्या मनता है। तो 16 दिसंबर को आप विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। विजय दिवस आपका 16 अक्टूबर हो जाएगा। नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर के द्वारा निर्मित है, बताइए। इसमें से अकबर के द्वारा क्या बनाया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है ना आपका जहांगीर महल, ये आपके किसके, अकबर के द्वारा ये बनाया गया था। ये महल अकबर के द्वारा बना था। नंबर जो आपका जैसे शीश महल है, ठीक है, शीश महल है, दीवान महल है, ये खास महल है, ये सब अगर पूछेगा किसके द्वारा बनाया गया था तो आपको ये बताना है शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा ये सब बनाया गया था। पूछेगा यह तीनों कहाँ पर है, ये तीनों आगरा, आपको बता देना है आगरा में है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है। नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक बताना है कि राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था इन सब में से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। बाद बाकी बंगाली, द मनहंता और द हिंदू ये सारे थे। नंबर 13, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था। नंबर 14, किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित कर दिया था। सुल्तान का नाम बताइए। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है एकदम, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नंबर 15, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता है वो कब की थी। ये आपको डेट यहाँ पे बताना है। इनके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्र के द्वारा ना कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया गया था बताइए। नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कर्नाटक का बेलगांव वाला अधिवेशन हुआ था, सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का बताइए। नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हम्पी में। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अगर पूछेगा, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1336 में किया गया था। किसके द्वारा था आपको पता है कि हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई के द्वारा किया गया था। और इसकी राजधानी पूछेगा तो आपको हम्पी बता देना है। नंबर 17, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म की है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, बताइए किसकी कहाँ पर किया गया इन चारों में से। ऑप्शन नंबर आपका डी, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सा, इंडिका में किया गया है। आपको पता है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फेमस बुक इसका कौन सा है, इंडिका है। इसमें मौर्य साम्राज्य का टोटल कितने 7 वर्गों में जो विभाजन है इसके बारे में बताया गया है। नंबर 19, भारत के किस मुगल शासक के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। देखिए भारत के किस मुगल शासक के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूछा है आपसे ना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ना 31 दिसंबर 1600 यानी कि 1600 ईस्वी में हुआ था, लंदन में जॉन वाटसन और ये आपका व्हाइट के द्वारा किया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे अकबर का जो शासनकाल है, अगर आपसे ये पूछ लेगा कि ज़रा बताइए कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो फटाफट कमेंट करके आप बताइए, आपको जवाब इसका बताया जाएगा। बताइए अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था, कमेंट करिए। तो नंबर 20, 1934 ईस्वी में खुदाई खिदमत गार को किसने संगठित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार क्या कहिए कि मतलब ये किया गया था। यह एक ऐसे समझिए कि राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह था, ठीक है। इसी को आप ना एक और नाम से जानते हैं, आपको नाम अगर ध्यान आ रहा होगा तो अच्छी बात है, लाल कुर्ती। क्योंकि सारे लोग जो थे ना वो कुर्ता ये पहन के काफ़ी विरोध वगैरह किए थे। ये आपका हो जाएगा लाल कुर्ती, इसी को आप जानते हैं खुदाई खिदमतगार के नाम से भी इसको आप जानते हैं। 1929 में ये हुआ था।
देखिए बताना है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था। नंबर 21 का बताइए राइट आंसर, फटाफट बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अमेरिका में ना क्या हुआ था कि लिखित संविधान का सबसे पहले स्टार्ट वो किया गया था। आपसे यहाँ पे एक छोटा सा सवाल बताइए कि सबसे पहले पीछे वाले सवाल का जवाब जान लीजिए आप। अकबर का जो शासनकाल है, बिल्कुल सही, 1556 से लेकर के 1605 तक का शासनकाल इनका रहा था। ठीक है, चलिए अब आपसे सवाल है, बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। पूरे वर्ल्ड में बताना है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। इन चारों ऑप्शन में से ही कोई एक हो सकता है, होगा, बताइए, या तो कुछ और भी हो सकता है, वो आपको बताना है। भारतीय संविधान, देखिए भारतीय, यहाँ पे संविधान होगा, संविधान लिखा है, संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू हो गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, 1 अप्रैल 2010 से ना क्या हुआ है कि संशोधन करने के बाद शिक्षा का अधिकार लागू हो गया है। नंबर 23, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। 23 का ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार सबको ये मिला है। ठीक है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। नंबर 24, ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा स्पीकर को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अनुच्छेद 352। आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर अगर डाल पाए तो अच्छी बात है। आप लोग का इस तरह से कमेंट आता है ए बी सी डी, ए बी बी ए सी ए। आप बताइए किसका जवाब दे रहे हैं, कुछ पता है? इसीलिए आप लोग कोशिश करिए थोड़ा सा, है ना, कि अगर पॉसिबल हो आप लोग पहले से ना क्वेश्चन नंबर लिख के रखिए। जो आपको ऑप्शन दिखता है, जो लगता है सही है, बस उसे टाइप करना है, सेंड करना है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा बात बताया जाता है उसे तो आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि टू द पॉइंट आपके क्वेश्चन में यहाँ से आएगा नहीं। मान लीजिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए 25 का आपको दिन में भी बताया गया था, जैसे में किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो आपको पता है अनुच्छेद 352 के तहत की जा सकती है। क्या आपको ये जानना नहीं चाहिए कि अनुच्छेद 360 में क्या है? 360 नहीं आ सकता है क्या? टू द पॉइंट आंसर की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से पढ़ना भी आप लोग के लिए बेकार रहेगा। अगर आप लोग को पहले से पता होगा तो रिविज़न हो जाएगा अच्छे तरीके से। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 352 है, इसके तहत क्या होता है, इसके तहत राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद जो आपका 356 है ना, ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद जो आपका यहाँ पे 360 है ना, इसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा ना देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है वित्तीय आपात की। चलिए आपसे सवाल है, क्या वित्तीय आपात अभी तक देश में लगा है? हाँ तो ठीक है, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, लिख दीजिए नहीं। अगर लगा है तो कितनी बार लगा है ये आपको बताना है। नंबर 26 देखिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद वो अधिनियम बन जाता है? अधिनियम कैसे बनता है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे बताइए, यहाँ पे राइट आंसर क्या टिक करना चाहेंगे, क्या लिखेंगे आप? ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। फ्रेंड्स आप लोगों का इतना अच्छा राइट कमेंट आ रहा है ना, काफ़ी अच्छा लगता है इस चीज़ को भी देखकर। और दूसरी बात, कभी कभी ये भी मन में लगता है कहीं ऐसा तो नहीं पहले से कहीं पे सीट को आप देख चुके हैं और फिर आपको यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर पता चल जा रहा है। नहीं, अगर मन से दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। एग्ज़ाम बहुत अच्छा खासा टफ आप लोग करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अपने आप को जितना सुपर से सुपर बना सकते हैं बनाने का कोशिश करिए। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर, बलवंत राय मेहता रहे थे। ठीक है, नंबर 28, 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया था? क्या पूछा है समझिएगा, 18 वर्ष की आयु का जो मताधिकार का जो यूज है ना, पहली बार कब किया गया था आम चुनाव में? आपको सबसे पहले ये पता है
61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मताधिकार की जो आयु है इसको क्या 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, आपको बताना है कि कब से ये स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले आप ऐसे समझिए 28 मार्च आपका 1989 से 89 को ना ईस्वी से ये आपका प्रभावी मतलब हो गया था। ठीक है, 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का जो यूज है सबसे पहले पूछेगा तो आपका ना ऑप्शन नंबर जो देखिए सी है ना 1989 ईस्वी से ना इसी से 89 से आपका जो आपका 9वीं लोकसभा वाला चुनाव हुआ था उसमें स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 999 का ही खेल है, इस तरह से आप समझ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, डी ब्रोगली के द्वारा किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जो तरंग प्रकृति की खोज है ना डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था बताइए। एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है, और आप एक बात समझिए न्यूट्रिनो की खोज अगर पूछेगा तो किसके द्वारा किया गया था, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पॉली के द्वारा आपका न्यूट्रिनो की खोज की गई थी। ठीक है, आइए नंबर 30 देखते हैं। मेंडलीफ के द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या बता दीजिए कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। टोटल वर्ग कितना है 9 है। अगर आपसे पूछे कि बताइए आवर्त की संख्या कितनी है तो आवर्त आपको यहाँ पे नंबर 7 बता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 31, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग बताइए तो कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए कैसा होता है, पीला होता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 32, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, क्या मिलाएंगे आप। प्राकृतिक रबर को अगर कठोर करना होगा तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन मिलाएंगे। देखिए प्राकृतिक रबर बहुत हद तक कहिए मुलायम होता है, कठोर बनाने के लिए आप इसमें कार्बन का मतलब मिलावट करेंगे। इसका जो यूज है ना आपका जैसे टायर होता है ना, टायर वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। बताइए कि स्मिलेल्टाइड जो है ये किसका अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये आपके कोबाल्ट का अयस्क होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इसका रासायनिक सूत्र जरा बता दीजिए तो आपको देखिए COAS2, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका ये आपका रासायनिक सूत्र हुआ। बताइए नंबर 34 में उजलात होता है, जिसे आप मतलब इसका रासायनिक सूत्र बताना है कि क्या होता है। व्हाइट विट्रोइल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए नंबर, बताइए राइट आंसर क्या बताएंगे आप। देखिए उजलात होता का ना रासायनिक सूत्र जिंक सल्फेट होता है। ठीक है, जिंक सल्फेट आपका ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसे आप कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर आप बी देखिए ZnSO4 × 7H2O, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उजलात होता का। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, घनत्व क्या पूछा है आपसे, सबसे कम पूछा है, क्या होगा बताइए। नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, शनि का जो है सबसे कम होता है। देखिए घनत्व के अनुसार अगर पूछेगा ना ग्रह बताइए कौन कौन सा होता है तो आप ऐसे याद रखिएगा, सबसे पहले आपका शनि आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा शनि के बाद आप अरुण, ध्यान रखिएगा, यह आपका सेकेंड नंबर पे आपका अरुण हुआ। थर्ड नंबर पे आपका ये बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 पे आपका कौन सा है, तो यहाँ तो दिया हुआ नहीं है, नेपच्यून देख लीजिए आप, नेपच्यून आपके नंबर 3rd पे है। ठीक है, अगर मंगल के बारे में जानिए, मंगल जो है ये नंबर 4थे पे है। ठीक है, सबसे पहले शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल आपका 5वां हो जाएगा ना। पहला आपका शनि है, दूसरा आपका अरुण है, तीसरा आपका तो बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, और नेपच्यून आपका यहाँ पे चौथा है ना, ये थोड़ा सा मिस हो गया, चौथा। मंगल आपका हो जाएगा कौन सा,
नंबर 5वां, मंगल आपका 5वें नंबर का है। ये टोटल 5 को आप ध्यान रखेंगे। छठे पे आपका ये जो शुक्र है ये छठे पे आता है, इसे भी देख ही लीजिए। तो इन सब को आप याद रखिएगा। घनत्व के मामले में सबसे कम इस तरह से आपका संख्या है। बताइए कि किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना से नहीं गुजरती है, ठीक है। इक्वाडोर, केन्या, इंडोनेशिया से आपका विषुवत रेखा गुजरती है। नंबर 37 चलते हैं। एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश का नाम बताना है, कौन है एशिया का, बताइए कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी। मलेशिया जो है ना, ये आपका एशिया का सबसे ज़्यादा टीन उत्पादक देश है, ध्यान रखेंगे। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति बताइए जरा सा, क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर। मेसोफाइट जो है ना, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र का वनस्पति ये कहलाता है, ठीक है। नंबर 39, भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य बताना है, कौन सा है। इस तरह का क्वेश्चन आपका दिन वाला क्लास में भी आया था। भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य पूछा है। 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असम है। पूछेगा कितना किलोमीटर लगा है भाई, जरा ये भी बता दीजिए। तो 267 किलोमीटर आपको बताना है। नंबर 40, सतपुरा की पहाड़ियाँ देखिए कितने अच्छे से लिखा है, ठीक है। सतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं, जो कि आपका मध्य प्रदेश एमपी में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम आपसे पूछा है, बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, धूपगढ़ी नाम आप ध्यान रखेंगे। पूछेगा कितना मीटर ऊंचा है भाई, ये बताइए। तो 1350 मीटर धूपगढ़ी का ये ऊंचाई है। नंबर 41, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी नाम क्या है। सैंडल पीक। सैंडल पीक कहाँ है बताइए। ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान में आपका सैंडल पीक है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो आपका सैंडल पीक है ना, सैंडल पीक, पूछेगा कहाँ, तो आपको बताना है उत्तरी अंडमान में। पूछेगा कि इसका कितना मीटर है, तो 738 मीटर आपको इसके बारे में ये ऊंची है, बता देना है। नंबर 42, जोवाई, सुकरी एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जोवाई, सुकरी, जोजारी ये सारे ना आपका लूनी नदी की ही क्या है, सहायक नदियां हैं, ठीक है। इस नदी का अगर पूछ सकता है आपसे टोटल बताइए कितने किलोमीटर लंबी है, तो 320 किलोमीटर आपको ये बता देना है। नंबर 43, मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, तो चलिए क्या किया जाए, इसे छोड़ देते हैं। अभी जीके जीएस देखिए, यकीन मानिएगा आपको इसका भी क्लास, मैथ्स का भी करवा दिया जाएगा, नो डाउट क्लास आपको मिलेगा इसका भी। देखिए मैथ्स का देखते हैं कहाँ से स्टार्ट है। पीडीएफ तो वैसे आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, चाहे तो आप वहाँ से बना सकते हैं, नहीं फिर उसके लिए हम हैं आपको बताने के लिए। बिल्कुल आगे आपका क्वेश्चन नंबर 119 यहाँ से, यानी कि आपका हो सकता है 31 क्वेश्चन जो होगा यहाँ से फिर आपका जीके का होगा। चलिए बताइए कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, जिसे आप क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसे आप ध्रुव कहते हैं। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य में पूछेगा तो एक बिंदु होता है जिसे आप ध्रुव यानी कि पोल के नाम से जानते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में आप निरूपित करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के रूप में। जैसे में देखिए आई यहाँ पे देखिए, जैसे आपको टी पता है ना, टी से क्या होता है, धारा बहने का जो टाइम होता है वो होता है, ठीक है। जैसे आर है, आर से आपका चालक यानी कि प्रतिरोध होता है। आई जो है आपका, ये आई क्या हो जाएगा, मतलब चालक में बहने वाली धारा के रूप में से आप जानते हैं। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 121 बताइए, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपको पता है रासायनिक अभिक्रिया क्या होना होता है, जो चेंज हो जाता है वापस, मतलब फिर से उस कंडीशन में नहीं आता है, उसे यहाँ रासायनिक। जैसे में ऑप्शन नंबर जो बी है ना, मक्खन का खट्टा होना, जब खट्टा हो जाएगा ना इसे वापस आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे कोयला का जो कोयला है जल जाता है, कागज
का जल जाना, दूध से दही का जो बन जाना, ये सारे आपके रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें कि आप बस इतना सोचिएगा, जैसे मान लीजिए पानी है, उसे आप बर्फ़ बना दिए, क्या बर्फ़ फिर से पानी फिर से बन सकता है कि नहीं? तो ये अगर बन सकता है तो इसे आप भौतिक अभिक्रिया जानते हैं। अगर नहीं बनता ना पानी वापस, जैसे दूध से दही बना, दही को आप लेकिन क्या करेंगे, दूध नहीं बना सकते हैं, इसीलिए वो आपका रासायनिक अभिक्रिया होगा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है बताइए? ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। कौन सा? तो आपका यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, आपसे अगर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछ लेगा, ठीक है, जो आपका बीएसएससी के लिए प्लेटफॉर्म का सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का 3150 प्लस का सीट नंबर फर्स्ट था, उसमें ये अच्छे से बताया गया था। गतिज ऊर्जा का बराबर आपका क्या होता है? 1/2 mv²। आपको याद रख लेना है। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है बताइए? विद्युत का आपसे चालक पूछा है जो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज घोल जो है ये विद्युत का चालक नहीं होगा। बाद बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल, एसिटिक एसिड घोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल जो है ये आपका विद्युत का सारे चालक ही हैं। ठीक है, 124 देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ेगी? ऑप्शन नंबर आपका देखिए, अभिलंब से ये दूर हो जाता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा ना, तो अभिलंब से ये दूर हो जाएगा और इसकी जो गति है ये आपका क्या होता है, बढ़ जाती है। गति भी पूछा है। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, सेल या फिर बैटरी जो है ये मदद करता है। नंबर 126, किसी वस्तु का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा बताइए क्या होता है? देखिए, वो आपका धनात्मक या फिर धनात्मक कहिए, ऋणात्मक कहिए या फिर शून्य कहिए, या तीनों हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना है, किसी वस्तु का जो विस्थापन है ना, ये आपका 0 हो सकता है, शून्य हो सकता है, बट उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होती है ना, वो कभी भी शून्य नहीं होता है। ये ध्यान रख लीजिएगा इस बात को, इस पॉइंट को। देखिए, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या फिर चिन्हों के जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? उस विज्ञान को आप क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पैलियोंटोलॉजी के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी जो है आपका प्राचीन काल के जानवर, पौधा और अन्य जीव के संरक्षित अवशेष के चिन्ह का जो अध्ययन करना होता है, इसे ही आप कहते हैं। ठीक है, नंबर 128, बताइए कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये किससे? तो हड्डी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। विटामिन डी की वजह से आपको पता है बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स नामक बीमारी होता है। ठीक है, इस रोग का भी कारण जो है ना, शरीर में विटामिन डी की ही कमी होना होता है। और खास करके पूछेगा ये किस में होता है, जरा ये बताइए किस एज के आदमी में? तो वयस्कों में सबसे ज़्यादा ये होता है। नंबर 129, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज बता दीजिए क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक्स हो जाएगा आपका राइट आंसर। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। ठीक है, तो बताइए अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? बताइए सोच के राइट आंसर क्या आप देंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? फटाफट राइट आंसर बताइए, क्या यहाँ पे आप टिक करना चाहेंगे, क्या लिखिएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एंडोस्पर्म हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे के तने या जड़ का जो घेरा है किस कारण ये बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए, लैटरल मेरिस्टेम हो जाएगा आपका सही जवाब। देखिए, लैटरल मेरिस्टेम की वजह से ना पौधे के तने का जो यहाँ पे जड़ का जो घेरा होता है ना,
वो बढ़ने का रीजन होता है, इसी की वजह से बढ़ता है। यहाँ पे बताना है कि उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए सही कौन सा है। देखिए, कोशिकाओं से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है, सही है। नेक्स्ट है, उत्तक शब्द का प्रयोग बीचट ने किया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है वही उत्तक कहलाती है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना होगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों यहाँ पे उत्तक के लिए सही है। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हेपेरिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, बताइए। ऑप्शन नंबर बी धान की खेतों में, पहले भी बताया गया था आपको। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल पूछेगा तो धान के खेतों में ये पाया जाता है। यहाँ पे कौन है जो सही मैच किया हुआ नहीं है, बताइए। 136 का क्या राइट आंसर होगा? देखिए, हैजा जो है ना, ये आपका विब्रियो कॉलरी सही है। कोस्ट या जिसे आप कुष्ठ कहते हैं, माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री, ये आपका सही हो जाएगा। टिटनेस जो है आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटने जो आपका है ये टिटैनी, ये भी सही है। प्लेग जो आपका हीमोफिलस परटूसिस दिया हुआ है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। ये ना हेमोफिलस जो आपका परटूसिस है ना, ये हो जाएगा आपका काली खांसी यहाँ पे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो आपका 2021-22 होगा यहाँ पे का जो खिताब है ये किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु के द्वारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता गया है। 5 से 10 क्वेश्चन करेंट से भी रहेगा, देखते चलिएगा ध्यान से। संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? देखिए, नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस है ना, इनका जो 125वां जन्म दिवस था ना, कब? तो 23 जनवरी 2021 को ना ये मनाया गया था, ठीक है। इनके ही उपलक्ष्य में कहिए 125 रुपये का स्मारक सिक्का, डाक टिकट, ये सारा कुछ प्रधानमंत्री के द्वारा जारी वगैरह किया गया था। ऑप्शन नंबर डी पराक्रम दिवस के रूप में मनेगा। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा, जिसे आप जीएसडीपी कहते हैं, कितना प्रतिशत रहा, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर, 2.97%। विश्व जल दिवस 2022 का थीम क्या है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, नंबर आपका डी हो जाएगा। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजुअल, ये आपका हो जाएगा 2022 का विश्व जल दिवस का थीम रहा है। नंबर 141 देखिए, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 कौन सी योजना इनमें से शामिल नहीं है, बताइए इन सब में से। तो क्या होगा बताइए। देखिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, सशक्त महिला सक्षम महिला सही है, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार यह आपका नहीं है, स्वच्छ शहर विकसित शहर, ये सारा 7 निश्चित 2 का ये आपका पार्ट है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा, बताना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी में आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि ज़रा सा बता दीजिए तो कि हो सकता है पुराना पूछ ले कि जो आपका अभी 48वां होने वाला है ना, तो 47वां के बारे में पूछेगा। 47th G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे, तो आपको यूके बताना है, इसी के यूके की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। इसके G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, आपका यूके हो जाएगा, और आपका ये यूएस है, अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे हैं। नंबर 143 द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राहुल पंडिता के द्वारा लिखा गया है। ये जो है ध्यान रखिएगा कि पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसी पे आधारित ये बुक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री बनी? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके आपको बताना है
144 का क्या राइट आंसर होगा? कोशिश करिए 144 लिखने का। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे बताना है, ठीक है। और आपको ये बस बता दिया जा रहा है कि ये कब मनाया जाता है। आपके माइंड में ये सवाल अगर आए तो 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको पता है कि मनाना है। अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 5वां स्थान है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगीर। एक बात चलिए फ्रेंड्स, बताया जा रहा है आप लोग को बहुत दुख के साथ, इस तरह का जो और जो लोग राजगीर साइड के लिए तरफ के होंगे उनके लिए खुशी की बात है। जैसे बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय है ना, आप बिहार के अगर हैं तो आप नोटिस करिएगा कि राजगीर यानी कि नालंदा साइड जितना भी अच्छा कुछ होना है ना, बिहार गवर्नमेंट कहिए या फिर जो भी मतलब पास वगैरह किया जाता है ना, उनको पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा इस तरफ का कुछ भी हो ना, बिल्कुल नहीं दिखता है, ठीक है। सारा अच्छा जो प्रोजेक्ट है ना वो राजगीर और नालंदा के पास ही जाएगा। जो बेस्ट है, जो फालतू चीज़ है ना, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको इधर नॉर्थ बिहार में कहिए कि पूर्वी बिहार में आपको फेंक दिया जाता है। और अच्छा चीज़, चलिए आपको याद रखने का तरीका देखिए, कुछ भी ऐसा देना लगेगा कि बिहार का इसमें कुछ खास है। जैसे देखिए, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय, समझ पा रहे हैं, पहला खेल विश्वविद्यालय, कितना अच्छा खासा सुनने में लग रहा है। कहाँ? आराम से मारिए राजगीर, कुछ भी पहला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आएगा फिर आपको याद दिला दिया जाएगा, उस वक्त देखिएगा राजगीर और नालंदा ही आपको देखने को मिलेगा। बाद बाकी समझिए बिहार में और कहीं पे कुछ है ही नहीं, कोई प्रोजेक्ट कुछ भी अच्छा करने के लिए किसी को नज़र नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा आईपीएल 2022 में पर्पल कैप का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यजुवेंद्र चहल के द्वारा जीता गया है। देखिए 2022 का जो टाटा आईपीएल है ना, इसमें टोटल इन्होंने ना 27 यानी कि 27 विकेट लेकर इन्होंने पर्पल कप जीत लिया है। टाटा आईपीएल से क्वेश्चन है कि आपका आ सकता है सवाल, एक सवाल आने का चांस है। राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर राजकृष्णा के द्वारा। देखिए हिंदू वृद्धि दर से मतलब क्या है ना, राष्ट्रीय आय की निम्न वृद्धि दर से ही ये मतलब रहता है, इसका मतलब था। नंबर 149, ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक बताइए कौन है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, एम.जी. रानाडे के द्वारा लिखा गया है। कौन सा पुस्तक? ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। देखिए आर.सी. दत्त के द्वारा ना इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ध्यान रख लीजिएगा, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर पूछे किसके द्वारा लिखा गया है तो ये आपका आर.सी. दत्त साहब के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना, जे.पी. नारायण, इसके द्वारा अगर पूछेगा क्या कुछ लिखा गया था, बिल्कुल ये आप जान लीजिए सर्वोदय योजना से ये रिलेटेड है, सर्वोदय योजना से, ठीक है। और आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, एस.एन. अग्रवाल, एक मिनट देखिए, एस.एन. अग्रवाल, इनके बारे में समझिए। गांधीयन पलायन जो है ये एस.एन. अग्रवाल, आप इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा खासा क्वेश्चन है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जो है ना 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के ये अध्यक्ष रहे थे। आपको पता होना चाहिए 1938 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता पूछेगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष जो है ना, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे थे, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन की राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपने टोटल जीके जीएस का क्वेश्चन देख लिया। सेट नंबर आपका आज का जो ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यानी कि सेट नंबर 4 अभी आपने देख लिया। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। देखिए बीएसएससी के लिए जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग के बारे में समझिए। फिलहाल कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है, कोशिश रहेगा 2 से 3 प्रैक्टिस सेट पर डे आपके लिए आ जाए। एक पहला टाइम आप जान लीजिए, अगर आपको टाइम जानना हो, हर दिन कोशिश होता है कि दिन में दोपहर में 1 PM यानी कि 1 बजे आपके लिए एक क्लास आ जाए, ठीक है। एक क्लास आपके लिए चालू हो जाए, कितने बजे? 1 बजे हर दिन ये कोशिश होती है।
दूसरा टाइम आप जान लीजिए शाम के 7 बजे, ये जो शाम का 7 बजे है ये आपका स्पीडी साइंस के लिए तो पहले फिक्स था और आगे भी स्पीडी साइंस आएगा, तो कोशिश होगी शाम के 7 बजे आपके लिए स्पीडी साइंस आ जाए। रात के 9 या फिर 10 बजे आपके लिए आपके यूट्यूब पे पहले ही आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, आधे घंटे 1 घंटे पहले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो 9 बजे या फिर 10 बजे, 9-10 यहाँ पे 9:10 नहीं लिखा है, या तो 9 बजे या तो 10 बजे के टाइम में आप यूट्यूब अगर खोलेंगे, या नहीं तो आपको ऊपर से नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा कि क्लास आधे घंटे में या 1 घंटे में आ रहा है। काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका कि मैसेज आया है, वो लोग गांव में रहते हैं, ठीक है। 10 बजे रात गांव में किसी के लिए भी बहुत बड़ी रात हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, सोने वगैरह का टाइम होता है। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए कोशिश किया जाता है कि रात के 9 PM में 9 PM में क्लास आपके लिए आ जाए, 1 घंटे के अंदर में क्लास आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है। एक टाइम आपका 9 PM ध्यान रख लीजिएगा, दूसरा आपका 1 PM आपका बिल्कुल राइट टाइम रहेगा, ठीक है। और अगर स्पीडी साइंस या फिर साइंस या भी और भी कोई एक्स्ट्रा क्लास आएगा तो कोशिश किया जाएगा शाम के 7 बजे आपके लिए आ जाए। 3 टाइम आपको फोकस रखना है, कभी कभी टाइम इधर उधर हो सकता है 5-10 मिनट, ये अलग बात है, बट आपको नोटिफिकेशन पहले ही देखने को मिल जाएगा। आप लोग इतने देर बने रहे, काफ़ी अच्छा लगा, जवाब आप लोग का देखा गया, काफ़ी सही आप लोग अपना राइट आंसर दे रहे हैं। ये आप यकीन मानिएगा, आप लोग का जो कंपटीशन है ना BSSC का, ये काफ़ी अच्छा खासा अब टफ दिख रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा टफ दिख रहा है। कोई बात नहीं, कोशिश करिए। कहा जाता है ना, जैसे आप जानते होंगे कि कुछ कुछ जानवर होते हैं ना जो शिकार करते हैं ना, मरे हुए जानवर को नहीं खाते हैं वो, तो वैसा ही समझिए। कंपटीशन इतना टफ अपना बनाइए और उसमें से अपना एक सीट लीजिए, और BSSC अगर आप एक बार निकाल लेते हैं, आपको पता है कि आपका लाइफ फ्यूचर कितना हद तक सिक्योर है, आने वाला 1-2 पीढ़ी भी आपका ना BSSC से ज़रूर सिक्योर हो जाएगा। और हाँ, काफ़ी लोगों का मैसेज था कि एग्ज़ाम कब होगा, तो आपको पहले भी बोला गया था 90 से लेकर 120 दिन, यानी कि 3 से 4 मंथ आपको ध्यान रखना है। तो ये एकदम सही है, 3 से 4 मंथ में आप ध्यान रखिएगा। आपका 1 तारीख को फॉर्म भरना ख़त्म हुआ है, आप देखिए पूरा जून जुलाई अगस्त तक तो नहीं आएगा, सितंबर से अक्टूबर तक में एग्ज़ाम होने का चांस है, बहुत से बहुत नवंबर हो सकता है। तो आप पूरा अच्छे से तैयारी करते चलिए BSSC को निकालने में। ABC एकेडमी से जो भी आपके लिए हो पाएगा, बन पाएगा, वो ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना हो कर सकते हैं। कंपटीशन उससे टफ नहीं होता है, बहुत लोग इस वजह से शेयर नहीं करते हैं, कंपटीशन टफ ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं वही पढ़ते हैं, वही क्लास देखते हैं। आप कितना भी शेयर कर दीजिए, बुक दे दीजिए, PDF दे दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। और क्लास को देख के जो आप लोग का कमेंट आता है, देख के पता चल रहा है कि आप लोग अच्छे से फोकस्ड हैं अपने पढ़ाई को लेके, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। मिलते हैं एक नए और वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।